अच्छा, इसमें अब ये IS 40 का पैरा 65 में लिखा हुआ है, कंप्लीशन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखिए जी, कहता है कि अगर आपने व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट विल बी कैरीड एट फेयर वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपका खर्चा हो गया 500 तक, ठीक है, 500 खर्चा हुआ, आपका एसेट कंप्लीट हो गया, आपने देखा उसकी मार्केट वैल्यू 700 रुपए है, तो आपने उसको फिर 500 का लिखना है या 700 का? 700 का लिखना है। कोई भी इसका डिफरेंस आता है वो एसओपीएल में ट्रांसफर कर देना। कहते हैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब खुद बना रहे हो तो जितने में वो तैयार हो गई वो उसकी कॉस्ट आ गई। अब आपने उसी दिन, वो कहते हैं 2 टाइम पर आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर आ सकते हो, कंप्लीट हो जाए या उसकी फेयर वैल्यू मैयर हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। कंप्लीट हो गया या उसकी फेयर वैल्यू मैयर होगी। अगर पहले ही फेयर वैल्यू आ गई तो पहले ले आओ। तो जैसे ही फेयर वैल्यू आई, खर्चा तो 500 हुआ है, हम उसको कितने का लिख रहे हैं? 700 का। तो एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेबिट सीविप 500 से एसओपीएल 200 से। इस तरह से हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या वो कह रहा है कि दैट विल बी कैरीड एट एनी डिफरेंस द फेयर वैल्यू एट दैट डेट एंड इट्स प्रीवियस कैरिंग अमाउंट। कहते हैं उसकी कैरिंग अमाउंट और उस दिन की फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है हम उसको फेयर वैल्यू पे लेंगे। एनी डिफरेंस इन द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन एसओपी। डन। ये वो आपके एमसीक्यूज होते हैं। ये बात एक थी इस क्वेश्चन के अंदर भी, शायद आपकी नजर आई हो। कौन सा क्वेश्चन? 10 था 11? एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, और एक्सट्रैक्ट आपको पता है इनकम और एक्सपेंस को कहते हैं। और जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे उनमें से 2 सवाल ये भी हैं। एक्सट्रैक्ट के 10 डिस्क्लोजर्स के हैं और 4 एक्सट्रैक्ट के हैं। जो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन है उसमें एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो डिस्क्लोजर वाले हैं वो आपको मैंने सारे इकट्ठे करके आपको साइड पे भी दे दिए हैं। और हमारा एक स्टैंडर्ड रह गया 23। जैसे ही वो पूरा होगा तो ये आपके सारे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पहले ये सवाल हल कर लें, और अगर टाइम बचता है तो फिर हम, क्योंकि ये सवाल इसलिए डिस्कस करना जरूरी है कि एक्सट्रैक्ट और डिस्क्लोजर के सवाल क्योंकि पेपर में आ जाते हैं। कहता है शो द कंपैरेटिव फिगर। एक मैंने आपको कैसा क्या तरीका बताया सवाल का, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद सवाल पे जाएंगे। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, OCI और SOFP। 3 चीजों के उसने एक्सट्रैक्ट पूछे हैं और हमने भी तीनों चीजों के एक्सट्रैक्ट बना के देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है DL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE एक्सेप्ट स्पेशल व्हीकल। स्पेशल व्हीकल का है रीवैल्यूएशन मॉडल और बाकी सबका है कॉस्ट मॉडल। मतलब PPE के अंदर सबका कॉस्ट मॉडल है सिवाय स्पेशल व्हीकल के। फिर वो कहता है ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। इसके बाद में 2 बातें होती हैं, या तो हर साल वो एडजस्टमेंट ही हम फाइंड करते, हर साल एडजस्टमेंट फाइंड करो, या फिर एक ही दफा पूरा सरप्लस जब बिके तो ट्रांसफर कर दो एसओपीएल के अंदर, सॉरी रिटेन अर्निंग के अंदर। लेकिन वो मैंने कहीं नहीं देखा कि एक दफा भी ऐसा हुआ। ये जो रिटेन सरप्लस पड़ा होता है ना, ये वो हर साल रियलाइज करता रहता है, जिसे हम एक्सेस डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम। तो जिसका मतलब है इसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी आ रही है, उसके लिए पॉलिसी उसने बता दी कैसे कि उसको डायरेक्टली डिडक्ट नहीं करना बल्कि। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू। डन। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके 3 सवाल है। तो पहला सवाल लेकर चलते हैं।
डीएल परचेज, और वैसे ना वो मुश्किल वाला पहले ही रखता है पेपर में, चाहे उसकी जगह छोड़ दो, बाकी सारे हल करके उसको एंड पे कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं। डीएल परचेज स्पेशल व्हीकल 370 मिलियन ऑन 1 जुलाई 70। आपने 370 मिलियन का 1 जुलाई को एसेट खरीदा। हमारा साल कौन सा है भला? 2019। इसका मतलब 19 और 18 हमारे साल है। जुलाई 2017 द व्हीकल वाज एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू 30 मिलियन। द रीवैल्यूड अमाउंट पहले उसने रीवैल्यू कर दिया दिसंबर 2018 के अंदर, फिर उसने कर दिया 2019 के अंदर, वैल्यू बता दी, और उसने कहा देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। डन। साल के एंड में रीवैल्यू कर रहे हैं। सवाल हल करते हैं हम। सबसे पहले वर्किंग कर लें, बल्कि फॉर्मेट लिख लें, फिर वर्किंग करते हैं। आपका जनाब डीएल extract to the financial statement, for the year ended December 9। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ एसओपीएल का लिख लें, और ये क्या होता है? फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 90। सबसे पहले एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट 2019 और 2018। यहां पर अदर एक्सपेंस होता है इसमें, और फिर अदर इनकम होता है। 3 एसेट है तो उनकी अदर इनकम, और एक इसमें और चीज आ जाती है फाइनेंस कॉस्ट अगर हुई तो। ठीक है। उसके बाद हम यहां पर लिख लेते हैं एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन की बजाय ना पहले लिख लो ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव, पूरा लिखना है पेपर में, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये भी फॉर द ईयर होता है, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019, 2019 2018। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2019। ये हमारा एक तरह का फॉर्मेट बन गया एक्सट्रैक्ट का। अब इसमें जो जिसका एलिमेंट होगा ना उसमें ट्रांसफर कर, एक्सट्रैक्ट का यही फॉर्मेट है। मतलब एक्सपेंस आएगा तो एक्सपेंस में लिख देंगे, इनकम आएगा तो इनकम में लिख देंगे। ओसीआई के अंदर तो आते सिर्फ सरप्लस है, और एसओएफपी का एलिमेंट है तो एसओएफपी का एलिमेंट लिख। ये हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेट बन गया। अब हमने जो जो वर्किंग करनी है इसमें आकर पुट करते जाओ। तो वर्किंग नंबर 1 पे जाते हैं, फॉर्मेट लिख लिया, और ये फॉर्मेट हमेशा यही है, या तो इनकम एक्सपेंस वाला आ गया, एक्सट्रैक्ट में तो नई चीज कोई आती ही नहीं है। वर्किंग नंबर 1 उसमें कुछ लिखोगे तो फिर नंबर मिलेंगे। वर्किंग नंबर 1 स्पेशल व्हीकल, हाँ जी, डेट ओसीआई,
सॉरी, पहले क्या आता है? ACA, OCI, और ये हमारे लिए है। अब आई कैप को ये नहीं चाहिए। आई कैप कहता है जैसे मर्जी वर्किंग कर दो, कोई मसला नहीं। आपने खरीदा एसेट 17,2000 कितने का? 370 का। और इस साल से आई एक्सट्रैक्ट होते हैं फॉर द ईयर। आई कैप को इस साल से कोई ताल्लुक नहीं है, बनाओ बनाओ ना बनाओ ना बनाओ। उसने कहना है कि 2018 के इनकम एक्सपेंस बताओ और 2018 में एसेट और लायबिलिटी बताओ, बस ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। और एक्सट्रैक्ट का सवाल आ जाए तो नंबर जल्दी ज्यादा मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ बंदा कर जाता है, फेल नहीं होता है सवाल के अंदर जी। दिसंबर 17 डन। डेप्रिसिएशन आएगी, डेप्रिसिएशन क्या है? 370 माइनस, ऐसा ही होगा। कितनी डेप्रिसिएशन आई? कितना बच गया? 350। अब आ गया 2018 हमारा साल, ऐसे रिवैल्यू हुआ, एसेट रीवैल्यू हुआ, साल के एंड में ये शुरू हुआ। एंड पे है तो पहले डेप्रिसिएशन, बाद में रीवैल्यूएशन। तो करो जरा पहले डेप्रिसिएशन दिसंबर। मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपको फायदा हो जाएगा, पेपर में तो नहीं कर सकते। ये मेरा साल है रेड। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? 34। वो कोई अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। स्ट्रेट लाइन मेथड है, पिछले साल 6 महीने की 17 है तो आप 34 होगी, चाहे फाइंड भी करोगे तो 34 ही आएगी। ठीक है, कितनी बुक वैल्यू बची? 319 वाला एसेट आपका कितने का हो गया? 3017 से लॉस आ गया। ये 2018 का साल पूरा हो गया। आप चाहो तो इसके जाकर एक्सट्रैक्ट बना सकते हो, डिस्क्लोजर बना सकते हो, जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, जो मर्जी चाहो, कंप्लीट है, यही इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक होगी बात? ये 2018 का डाटा आ गया। 2019 पे चले जी, 2019 का कलर और चेंज कर लेते हैं। दिसंबर 19 ये रीवैल्यू हुआ है। डेप्रिशिएट करूं या रीवैल्यू करूं? डेप्रिशिएट करूंगा। तो 302 में से 30 तो पहले माइनस करूंगा, क्योंकि उसने कहा रेजिडुअल वैल्यू चेंज, लाइफ भी चेंज नहीं हुई, तो रिमेनिंग लाइफ 8 पॉइंट कितना, और इसके साथ भी तो कुछ करो। और ये कितना बच गया? 2। अब 270 वाला एसेट कितने का हो गया? 15 से ये गया 5 का सरप्लस आ गया। अब वर्किंग को पोस्टिंग करनी आपको आनी चाहिए सर। डिस्क्लोजर में कैसे लिखना है, जर्नल एंट्री में कैसे लिखना है, और एक्सट्रैक्ट में कैसे लिखना है। रेड वाला पोर्शन है आपका 2018 और ग्रीन वाला पोर्शन हो गया आपका 2019 का। अब आपने यहां से पहले 2018 के अंदर सिर्फ देखें इनकम और एक्सपेंस, देखें ये आपकी डेप्रिसिएशन है और ये आपका लॉस है। लॉस भी एसओपीएल के अंदर जाता है, लॉस भी एसओपीएल में जाता है। और ये जो 302 है ये किसका एलिमेंट है? एसओएफटी का। ये किसका एलिमेंट है? एसओएफटी का। सवाल हो गया हमारा। आप लोग आए जरा यहां पर अदर एक्सपेंस में जाएं पहले तो। हाँ जी, मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन व्हीकल की। 2018 में कितनी डेप्रिसिएशन है और 2019 में 30 रीवैल्यूएशन लॉस। व्हीकल का 2018 में था या 19 में? 18 में 17 और 19 में कोई लॉस नहीं था। डन, यहां तक कोई मसला? बताएं स्पेशल व्हीकल का कोई और इनकम एक्सपेंस हुआ इन 2 सालों में? रिवर्स जो सरप्लस है वो तो ओसीआई में जाता है, सरप्लस ओसीआई में जाता है। लेकिन आप एक जरा गौर फरमाएं,
रीवैल्यूएशन लॉस 15 से रिवर्स तो हुआ था। जब अगले साल सरप्लस आया था तो पहले लॉस रिवर्स नहीं हुआ था, तो जब लॉस रिवर्स हुआ था तो आपने एंट्री क्या पास की होगी, पीपीई डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट। और एसओपीएल क्रेडिट होता है तो इनकम होती है, एसओपीएल क्रेडिट होता है तो इनकम होती है, तो इनकम को पॉजिटिव लिखते। नहीं समझ लगी इसकी? देखिए जहां जहां एसओपीएल आएगा या इनकम या एक्सपेंस आएगा वो एसओपीएल के अंदर आएगा। अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो मैं आपको एंट्रीज पास करके करवाता हूं। मुझे इसकी एंट्री समझाएं, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे हुआ होगा। इस एंट्री के अंदर 34 से हमारा क्या हुआ, डेप्रिसिएशन, एसओपीएल का एलिमेंट है, एक्सपेंस में जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नहीं है ना। फिर एसेट आपका रीवैल्यू हुआ होगा तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू कितनी अमाउंट से, बताओ इस एंट्री में से कोई चीज एसओपीएल की है इस एंट्री में? नहीं, क्योंकि सारी अकाउंटिंग है जनरल एंट्री के अंदर, कोई एलिमेंट नहीं आया। फिर आपने एंट्री क्या पास की होगी, एसओपीएल डेबिट, पीपीई कितने से भला, ऐसी एंट्री पास की होगी। इसके अंदर बताओ एसओपीएल का एलिमेंट है कितना, 17, डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस है। मुझे बताओ 2018 में कोई और एंट्री भी पास हुई 2018 में, 2018 की मुझे एंट्री बताएं। अच्छा ये जो 34 है 34 से नहीं होगा, 17 भी ऐड होगा इसके अंदर, 51 होगा। लेकिन इसका एसओपीएल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एसओपी, ये जो मैंने रेड वाली एंट्री पास की ये 2018 की है। आपके ख्याल में अगर कोई 2018 की एंट्री बनती है तो आप भी बताएं। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई, फिर एलिमिनेशन हो गई, रीवैल्यू हो गया, बात खत्म। तो इस सारी एंट्रीज के अंदर आपने सिर्फ मुझे बताया जो आपको लगता है ना कि ये एलिमेंट है एसओएफपी का, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करें। दो चीजें आपको नजर आई और 2018 में आप देखिए मैंने भी दो चीजें लिखी है, एक 34 और एक 17, और दोनों ही एक्सपेंस है। अब आ जाए 2019 के अंदर, आए जरा, मैं कहता हूं मुझे इसकी एंट्रीज पास करके दिखाएं। 2019 में सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की होगी, डेप्रिसिएशन टू कितने से, अब बताएं आपका डेप्रिसिएशन नजर आ गया, एसओपीएल का एलिमेंट एक आ गया। फिर उसके बाद आपने एलिमिनेशन की होगी, कैसे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई। क्या इसमें कोई एसओपीएल का एलिमेंट है, नहीं, दोनों ही एसओपीएल के एलिमेंट नहीं है। तीसरे नंबर पर आ जाएं जी, रीवैल्यू कर दो, पीपीई क्रेडिट या डेबिट, डेबिट कितने से, 20 से, एसओपीएल क्रेडिट 15 से, और ओसीआई क्रेडिट 5 से। अब मुझे इन एंट्रीज के अंदर बताओ एसओपीएल के कौन कौन से एलिमेंट, एक डेप्रिसिएशन और एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है तो इनकम है, और ओसीआई का एलिमेंट कितना है, और ओसीआई बेसिकली क्या है, रीवैल्यूएशन। अच्छा रीवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में भी सुन लें, रीवैल्यूएशन सरप्लस एक तो जाता है ओसीआई के अंदर और ये होता है फॉर द ईयर। क्या होता है ये, फॉर द ईयर। एक ये जाता है इक्विटी के हेड के अंदर, और ये कौन सा जाता है, बैलेंस, जिसे आप कैरी डाउन कहते हो। आज अगर सरप्लस हुआ है और द ईयर में वो उस साल चला जाएगा, अगले साल नहीं जाएगा। और जो बैलेंस शीट के अंदर एसओएफपी के अंदर हर साल, जैसे एक एसेट खरीदा हमने आज 2018 में खरीदा, क्या वो 2019 में नजर आ रहा होता है, एसेट मैंने 18 में खरीदा, 19 के एसओएफपी में नजर आ रहा होता है, 20 में भी नजर आ रहा होता है, 21 में, 22 में, 23 में वो नजर आ रहा होता है, जब तक वो खत्म नहीं। तो आपको याद होगा हमने तीन चीजें कही थी कि ये क्लोजिंग होती है, इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग्स।
इनकी क्लोजिंग एंट्री होती है। एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? इक्विटी के अंदर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस इस साल का आएगा, जो इस साल का आएगा वो तो चला जाएगा ओसीआई के अंदर, और जो बच जाएगा, बचने से क्या मुराद है? वो एक्सेस डेबिट से डेबिट भी तो हो जाता है। जो बच जाएगा वो किधर चला जाता है? इक्विटी के अंदर। वो किधर चला जाता है? इक्विटी के अंदर। आए जरा मैं इसकी अब बातें आपको बताने लगा हूं सारी। रिटेन अर्निंग करते रहते हैं, वो इक्विटी से निकालते रहते हैं और रिटेन अर्निंग मतलब इक्विटी से माइनस करके इक्विटी के दूसरे कंपोनेंट में ऐड करते रहते हैं। देखें जरा, मेरे पास ये दोनों डेप्शन आ गई, ये समझ लग गई। ये लॉस 17 पिछले साल आया था, अगले साल सरप्लस की वजह से 15 से रिवर्स हो गया। ओसीआई के अंदर जाएं जरा, ओसीआई मेरा आ गया स्पेशल व्हीकल का रीवैल्यूएशन सरप्लस व्हीकल का। मुझे एक बात बताएं, 2018 में सरप्लस आया था या 2019 में? फॉर द ईयर आता है 2000 कितने से सरप्लस आया? 5 से। गॉट इट? मैं सिर्फ व्हीकल की बातें हर जगह लिखने लगा हूं। आ जाए जरा नीचे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इसमें स्पेशल व्हीकल। 2018 में किस वैल्यू से आएगा? 30 और लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे आता है ना। और 2019 में किस वैल्यू पे आएगा? 290। क्या उसके बाद डेप्रिशिएट हुआ था? नहीं। अगर डेप्रिशिएट होता तो बुक वैल्यू पे आता। तो जब साल के एंड में रीवैल्यू हुआ है, डेप्रिशिएट तो पहले ही हो चुका था, तो डेप्रिशिएट होने के बाद ये वैल्यू आई है। अगर साल के शुरू में रीवैल्यू होता ना, तो एक साल की डेप्रिसिएशन माइनस होता ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी एलिमिनेट हो चुकी है। डन। इसके अंदर एक और हेड बनेगा इक्विटी का। किसका बनेगा? और इक्विटी के अंदर आपके पास जो बैलेंस होते हैं उसमें एक रीवैल्यूएशन 2018 में तो था ही नहीं, और 2019 में 5 से लिखा। अब आप यहां पर एक परेशानी वाली बात है, मैंने आपको कहा था क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, मैंने उधर भी 5 लिख दिया, इधर भी 5 लिख दिया, जो फॉर द ईयर है वही सारा लिख दिया। क्यों भला? ये साल के एंड पे आया था और साल के एंड पे रियलाइज नहीं होता। अगर ये रियलाइज होता तो माइनस करके लिखता, जितना हिस्सा रिटेन अर्निंग में जाता वो लिखता रिटेन अर्निंग के अंदर, और जितना हिस्सा जाता सरप्लस के अंदर वो लिखता सरप्लस। डन। ये आपका स्पेशल व्हीकल कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो गया। उसका जितना डेप्रिसिएशन में जाना था, जितना ओसीआई में जाना था, जितना पीपी के अंदर आया और जितना उसका सरप्लस आया, ये उसका कंप्लीट एक्सट्रैक्ट है, वर्किंग भी और एक्सट्रैक्ट भी। इसमें अगर आपने कोई बात पूछनी है तो वो पूछें, फिर आगे चलते हैं जी। देखिए, मैंने आपको बताया तो है, तब आपने शायद गौर से नहीं सुना। ये जो सरप्लस होता है ना, ये जो हर साल आ रहा होता है, वो जाता है ओसीआई के अंदर। डन। और ओसीआई किसका कंपोनेंट है? इक्विटी का भी कंपोनेंट है। जैसे हमारे सारे इनकम और एक्सपेंस प्लस माइनस होकर नेट प्रॉफिट जो आता है वो इक्विटी में भी तो जाता है, जाता है ना। तो कहते हैं ओसीआई का भी बैलेंस जो होता है वो किस में चला जाता है? इक्विटी के अंदर लाजमी जाता है। ठीक है, बैलेंस जाता है। अब 5 से हमारा सरप्लस आया था, वो ओसीआई में चला गया, लेकिन वो साल भर में रियलाइज हुआ ही नहीं, तो सारे का सारा फिर एज इट इज इक्विटी में चला। हाँ, अगर रियलाइज हो जाता, माइनस होके जाना था, जो बचता है वो इक्विटी में जाता है। और कोई सवाल इसमें पूछने वाला है जी? ये रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओसीआई, ये इक्विटी के ही का कंपोनेंट है। हाँ जी, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। वही पूछेगा जिसने घर से सवाल नहीं किया, बल्कि किया है। जिसने नहीं किया उसे चीकू पता चलना है। देखिए, सीए आपका हो जाना है, परेशान नहीं होना किसी ने भी। सीए कंफर्म है, हो जाएगा। बस ये है कि ये आपके इख्तियार में सिर्फ टाइम है उसका, कि आपने कब करना है, बस। ये 10 सालों में भी हो जाता है कंफर्म, 20 साल भी लग जाते हैं।
अगर मैं सीए इंटर की बात करूं, सिर्फ सीए इंटर की बात, तो ये नॉर्मल, अब तो आई कैप ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, पहले तो 10-10 साल में कह सकता था, अब आई कैप ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 6 साल, तो मिनिमम 1 साल है इसका, मैक्सिमम 6 साल है, तो परेशानी वाली कौन सी बात है, एक में नहीं तो 6 में हो जाएगा और इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। क्या कितने आप कहते हैं ना जिसे हम ढीठ बन सकते हैं, साल 2 साल 3 साल, एट द एंड आपको रियलाइज होगा कि भाई नहीं, ये तो पेपर देकर ही आपको पता चल जाएगा कि अगर पढ़ते तो ये पेपर कंट्रोल होने वाला था, और जिसने पढ़ा उसका पेपर हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो इस सोच के साथ वापस आएगा कि अगली दफा शुरू से पढ़ूंगा। लेकिन याद रखें वो बंदा तो वही है, वो जो इस साल शुरू से नहीं पढ़ा वो आने वाले 3 सालों में भी शुरू से नहीं पढ़ाएगा, चौथे साल से पढ़ना शुरू करेगा, ये बात कंफर्म है इंशाल्लाह। चौथे साल 3 साल तक ढीठ हो सकता है, वो होता रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा अजीब अजीब होगा। वो बोला कब होगा, जब उसका दोस्त कहेगा यार आज मैं फलां क्लाइंट पे गया था तो बहुत मजे का खाना मिला था, बस फिर वो किताबें उठाएगा और मजे के खाने के लिए ना मजे का पड़ेगा। ये हकीकत बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। जब आपका कोई क्लासमेट फॉर्म में चला जाए और आप अभी सीए इंटर में हो, फिर बहुत अच्छा पढ़ा जाता है, और वो बदबख्त मैसेज करके कि आज मैं फलां क्लाइंट पे किया था, आज मैं फलां क्लाइंट पे गया था, ये मसला हुआ था, आज ये इशू हुआ था, फिर बहुत मजे का पढ़ा जाता, फिर बंदे के अंदर ना वो रेसिज्म आ जाता। तो मैं चाहता हूं कि आप ना इकट्ठे ही फॉर्म में जाएं, ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो ग्रुप टूट जाता है ना, ये बड़ा मसला होता है, फिर पढ़ा ही नहीं जाता। यहां पर ना एक स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा, अभी बहुत 1-2 दफा आया था शुरू में, फिर उसमें आपको नजर नहीं आया, वो आपका क्लास फेलो नहीं है, वो जो सीनियर है ना उनका क्लास फेलो। अब उनके क्लास फेलो ग्रुप डी में बैठे हैं, और वो ये नहीं कि उसने जानबूझ के नहीं पढ़ा था, उसके फादर की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग एग्जाम, वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुआ, तो एक पीछे हो गया, एक स्टेप। अब मैंने उसे मैसेज किया कि भाई तू क्लास में नहीं आ रहा, इंटेलिजेंट बच्चा है, अच्छा बच्चा है, तो कहता है सर इनके साथ बैठा ही नहीं जाता, कहता है कि मुझे लगता है ऐसे है कि अगर मैं पागल हो जाऊंगा बैठूंगा तो। आपको नहीं ऐसा कभी लगा होगा? आपको कब लगेगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बाकी सारे आगे चले जाए, आप में से कोई एक आधा बंदा पीछे रह जाएगा, उनको लगेगा। आप में से कोई बंदा पीआरसी के साथ क्लास लेकर के लेने की हिम्मत तो करके दिखाए। देखिए ना, कुछ बच्चों का पेपर फेल हुआ था, उन्होंने खुद पढ़ा है, क्लास लेने की हिम्मत नहीं आई, और ना ही आती है। बहुत मुश्किल होता है जूनियर के साथ बैठ के पढ़ना, और इसलिए मैं कहता हूं कि जूनियर के साथ जाने की पोजीशन ही ना है, सिचुएशन ही ना बने, इतनी हिम्मत करो। हिम्मत तो कर सकते हैं ना, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह ने देना ना, अपनी तरफ से जो पॉजिटिव कोशिश है वो तो करें। हम इधर उधर का ना टाइम बड़ा जाया कर देते हैं, और जो कहते हैं सियाने यही कहकर गए कि जो इंसान टाइम की कदर नहीं करता ना, जिंदगी उसकी कदर नहीं करती। तो टाइम की कदर करता वही है जो बंदा इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट के साथ करता है, मैंने पढ़ना है, घर जाकर ये करना है, वो करना है, या अपने सिचुएशन के हिसाब से। ये तो हकीकत है, टाइम मैनेजेबल है, 24 घंटे होते हैं दिन के। अगर आप कहना चले बहुत एक्स्ट्रा सोते हो आप लोग, 8 घंटे, 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे फिर भी बचते। अब 16 घंटे को अगर आप मैनेज करो, अपना कॉलेज का टाइम उसमें से निकालो, तो कॉलेज में सपोज दैट आपकी 8 बजे क्लास है, आप 7 बजे घर से निकलते हो, कोई 1-2 बच्चे इससे पहले निकलते होंगे, वरना 7 बजे का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी समझ नहीं, ये तो मैं तो अभी क्लास में 1:30 बजे तक आपको शेयर करता हूँ, 1:30 नहीं 12:30 बजे तक। अभी 12 बज रहे हैं ना, आधे घंटे तक। ठीक है, ठीक। जी, तो इसलिए ना आप लोग ना थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो। अपने कॉलेज का टाइम जैसे आप कह रहे हो ना, मैं चलो 7 बजे से पहले तो कुछ लोग तो माशाल्लाह जो हॉस्टल में रहते होंगे तो वो तो 7:50 पर उठते होंगे और
8 बजे इधर उठो, चलो 7 बजे, 6:30 बजे, जब भी आप उठो, यहां से 2 बजे तक आप घर पहुंच जाओ। तो अगर हम ये टाइम भी अगर ऐड करें ना, 8 से लेकर 2 बजे तक, तो ये भी 6 घंटे बनते, 14 घंटे निकाल दो, 10 घंटे आपके पास अवेलेबल है। अब ये ना कहना कि कोई कंजूसी की है हमने, 10 घंटे में चलो 2 घंटे और निकाल दो, 8 घंटे भी अगर आप इफेक्टिवली पढ़ो ना, तो 8 घंटे कम नहीं है। और आखिरी महीना आपको मिलना है फुल, जिसमें आपकी क्लासेस नहीं होंगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आपको यानी मिनिमम आपको 20 से 25 दिन मिलेंगे, जिसमें आप लोगों ने इफेक्टिवली तैयारी, यानी ये 6 घंटे भी आपके सेव हो जाएंगे। आप टाइम, नींद का टाइम भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो। तो टाइम अवेलेबल होता है, हम जाया बहुत कर देते हैं, और जाया भी फजूल चीजों में। इफेक्टिवली चलो किसी काम में लग रहा हो ना हमारा टाइम, तो ठीक है, हम जाया भी फजूल कामों में कर रहे होते हैं, ऐसे सोचने में, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, मोबाइल की स्क्रोलिंग में, ऐसे इधर उधर चहलकदमी में, तो ये हमारा टाइम जाया हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलो, आपको अच्छा भी लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा, ये तो स्पेशल व्हीकल की अगर कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ ले, नहीं पूछनी तो फिर अगले सवाल पे चलते हैं। OCI 2, ये तो वो रियलाइजेशन की एंट्री है, इसको एक्सप्लेन क्या करना है? हाँ, OCI का मतलब है सरप्लस, फिलहाल सरप्लस की बात करते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करता हूँ, रिटेन अर्निंग ऐसा ही है ना। मैं कहता हूँ, आपने कहा जी मेरा सरप्लस आया था 10 का, अब मैंने कहा जी सरप्लस, आप कहते हैं जी मेरा सरप्लस है, मैं इनकम में लिखने लगा हूं, तो रूडर्स कंसेप्ट ने कहा नहीं, ये सरप्लस उस एसेट का है जिसकी लाइफ 10 साल पड़ी है, तो आप इसको प्रॉफिट नहीं लिख सकते, बल्कि इसको 10 सालों पे डिवाइड करो, सिर्फ एक का प्रॉफिट लिखो, बाकी का लाइबिलिटी में लिखो। वो लाइबिलिटी में नहीं लिखवा रहा, हम इक्विटी में लिखवा रहा है, तो इक्विटी और लाइबिलिटी का जगह तो एक ही है ना। तो हमने क्या करते हैं, वो एक है वो प्रॉफिट में लिख देते हैं, सिर्फ 1 रुपया, सरप्लस में से माइनस कर दिया डेबिट, और रिटेन अर्निंग में जाकर प्लस कर दिया, रियलाइज हो गया। बाकी जो 9 का सरप्लस होगा वो इक्विटी के हेड के नीचे आ जाएगा। किसकी? वो बैलेंस होता है, कैरी डाउन की कोई एंट्री नहीं होती, एंट्री होती है मूवमेंट की, जो कैरी डाउन आता है उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। बिल्कुल, ओसीआई का बैलेंस इक्विटी ओसीआई के नाम से लिख दें या रीवैल्यू सरप्लस के नाम से। अच्छा, ओसीआई में ना एक और चीज भी आती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ट्रांसलेशन रिजर्व। ये जब करेंसी का रेट चेंज होता है ना, उससे जो हमें फायदा नुकसान होता है ना, वो भी आता होता है। तो इसलिए आप सरप्लस के नाम से या ओसीआई के नाम से लिख सकते हो, आपके लिए खुली छुट्टी है जी। एंट्री पास हुई है, सरप्लस में माइनस होगा, सरप्लस टोटल 10 था, 10 में से 1 माइनस हो गया, और रिटेन अर्निंग में 1 जाकर ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाकर ऐड हो जाएगा, लेकिन एसओपीएल के अंदर नहीं जाएगा, रिटेन अर्निंग इक्विटी के अंदर पड़ा होगा, उसके अंदर नेट प्रॉफिट भी ऐड होगा, और ये सरप्लस भी 1 से ऐड हो जाएगा। नहीं समझ लगी अभी? देखिए, आपके पास सरप्लस पड़ा है ना, आपने एंट्री पास की, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब आपके पास होगा क्या, आपके पास जो पड़ा होगा ना एसओएफपी, एसओएफपी के अंदर आप इक्विटी के कॉलम बना रहे होंगे, और इक्विटी के अंदर एक क्या होगा, एक होगा शेयर कैपिटल, और भी चीजें होंगी, एक होगा रिटेन अर्निंग, और एक होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अब इक्विटी एक्सपोजर पहले आपके पास 10 की पड़ी है, सरप्लस आपका पहले 4 का पड़ा है, इस एंट्री की वजह से रिटेन अर्निंग में प्लस 1 ऐड हो जाएगा, और यहां से 1 माइनस हो जाएगा। इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 11 रुपए, इसका बैलेंस कितना रह जाएगा, 3 रुपए, यहां का एडजस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं जनाब, अगले सवाल। ये हमारा एक सवाल पूरा हो गया, आपको पता है हम तीनों सवालों को एक एक सवाल कह रहे हैं, आपका ये वाला काम कंप्लीट। अब आ जाते हैं दूसरे, कहता है DL सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ रिमोट एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹280 मिलियन। टाइम भी नोट कर लिया करो, आप टाइम देखते हैं ना, ये बहुत थोड़ा टाइम लगता है, कि तो हम बातचीत करते रहते हैं ना, टाइम ज्यादा लग जाता है सवाल करने में। अब ये सवाल को करेंगे ना अलग से, आपके हद 5 मिनट लगेंगे। वो कहते हैं रिमोट एरिया में 280 मिलियन का आपने एक प्लांट इंस्टॉल करवा दिया, द प्लांट लाइफ इज 8 years, द प्लांट वाज परचेज्ड 1180,
अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल, कमर्शियल प्रोडक्शन 1 जून। छोटे छोटे को कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। खरीदा कब? जनवरी के अंदर। इस्तेमाल के काबिल कब हुआ? अप्रैल के अंदर। कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट की? जून के अंदर। डेप्रिसिएशन लेना कब से स्टार्ट किया? इसमें 1 अप्रैल से। क्या होता है? अवेलेबल फॉर यूज। कहां से शुरू करते हैं? अवेलेबल फॉर यूज। आगे पढ़ते हैं। ऑन जुलाई DL received a grant 120 million towards the cost of the। इसको रियलाइज कब से शुरू करेंगे? ये भी अप्रैल से। आगे वो कहते हैं द सेक्शन लेटर स्टेटस DL if ceases the use of plant the remote area before 2021 DL would be required to repay the grant in full। शर्त भी लगी। डन। अब उसने ये तो नहीं कहा कि रिफंड किया है, तो सिंपल है। ये 2018 में ही हमारा शुरू हो गया, तो 2018 की एंट्रीज पास कर लेते हैं और 19 की एंट्री पास कर लेते हैं और उस एंट्रीज के अंदर अपना डाटा देख लेते हैं। आए जरा। जी पहली एंट्री पास करेंगे, सेपरेटली रिकॉग्निशन है ना, PPE डेबिट, प्लांट ही लिख लेते हैं PPE की बजाय। प्लांट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? पेपर में चाहे ये एंट्री दिमाग में पास कर लिया करो, एंट्री पास करने की जरूरत। फिर कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से? 120। यहां तक ओके है। अगर मैं यहां तक बात करूं तो ये जहां पर सारे एलिमेंट SOFP के हैं, अगर इन एंट्रीज में देखूं तो सारे कंपोनेंट किसके नजर आ रहे हैं? SOFP के। कैश हम लिखते नहीं, PP हमारा एसेट है और डेफर्ड ग्रांट हमारी। दिसंबर 18 में डेप्रिसिएशन टू 9 मंथ की डेफिनेशन ले लो, 26 पॉइंट। फाइंड करने की जरूरत तो नहीं है ना, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12। और सेम डेफर्ड ग्रांट के साथ भी करो, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय। तो हमारे पास एंट्री बनेगी डेफर्ड ग्रांट डेबिट SOPL 11.। अल्लाह के बंदो, या इसी को प्लस माइनस करना होता है जो लिखी जा रही हो। 2018 पूरा हो गया, 2018 पूरा हो गया। यहां से जो इनकम एक्सपेंस है ना वो एज इट इज जाएंगे। 2018 की इनकम एक्सपेंस एज इट इज फॉर द ईयर, और जो SOPL के अंदर जाएंगे ना, SOFP के अंदर, वो प्लस माइनस होकर जाएगी। कैसे? मैं हाईलाइट कर देता हूं। प्लांट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस, ऐसा करते हैं ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और डेफर्ड ग्रांट में से ये डेफर्ड ग्रांट आपकी डेबिट और क्रेडिट हो रही है और ये डेबिट हो रही है, तो प्लस माइनस होकर नेट करके चले जाएंगे। सारा क्रेडिट होता जाता तो प्लस, डेबिट करे तो माइनस। लेजर भी बना सकते हो। 2018 पूरा हो चुका है, 2019 भी साथ ही कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। 2019 में देखें, फिर दिसंबर 19 एक डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी है, कितने से? पूरे साल की आनी है ना अब। और एक डेफर्ड ग्रांट डेबिट SOPL क्रेडिट। बताया, सबको समझ लग गई? इसमें तो और कोई मसला ही नहीं है। डन है। अब पोस्टिंग करनी है। 2 सालों की डेप्रिसिएशन नजर आ रही है, रियलाइजेशन नजर आ रही है, तो ये SOPL तो हमारा पूरा हो गया। सॉरी, SOPL इनकम और एक्सपेंस। और डेफर्ड ग्रांट नजर आ रहा है और PPE नजर आ रहा है, प्लांट नजर आ रहा है, वो चला जाएगा SOFP। इसके अंदर OCA है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट भी लगे होंगे इसके ऊपर। तो सवाल ये हो गया कंप्लीट। अब आए जरा अपने एरिया में चलते हैं। एक्सपेंस में आएगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसकी? प्लांट। पहले 2018 में आ गई 26.25 और यहां पर आएगी गवर्नमेंट
यहाँ पर ना एसओपी लिख देना गलती से भी। पहले कितना रियलाइज किया, फिर कितना रियलाइज हुआ, 50। डनो की बात। अब आ जाओ इधर, ओसीआई में इसका चक्कर ही नहीं है कोई। पीपी के अंदर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या ये प्लांट, ओसीआई है, उसी की हेडिंग के नीचे लिखे प्लांट। हाँ जी 280 माइनस 26.25 कितना 253 और इसके नीचे छोटा सा ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 280 माइनस 26.25। अगले साल या तो 253 में से 35 माइनस कर दो या 280 में से वो 35 ऐड करके माइनस कर दो, जैसे आपकी मर्जी है। 2 और आप लिखोगे कैसे 280 माइनस 61.25। ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आपने ये लिखना है तो यहां पर इस साइड या कॉस्ट और अक्यूमुलेट डेफिसिट के 2 कॉलम बना लिया। ये अजीब सा लग रहा है, और इसकी ना वर्किंग शो करके तो वर्किंग में करके ये लिख दिया करो। और उसके बाद इसमें आ जाए नॉन करंट लायबिलिटी। क्या प्लान है फिर, करंट लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट और डेफर्ड ग्रांट। जी मेरे भाई, अब मुझे बताएं, आपके पास 120 रुपए मिले थे, 11.25 तो हो गया रियलाइज उसी साल ही। बाकी जो बच गए उसमें से 35 अलग करके लिखो, 15 क्यों अलग करें, जो अगले साल की इनकम है। टोटल वैसे बताएं कितनी है टोटल, 108.7। ये कैसे आया, 120 माइनस 11.2। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में सब कुछ समझ लग जाता है। अब जो अगले साल इनकम में जा रहा है वो हर साल 15 जा रहा है, तो आपके पास भी जो बचे 15 अलग करके लिख दो, वो करंट लायबिलिटी में लिख दो, या तो ऊपर हेडिंग ही लायबिलिटी दो। ठीक है, सिर्फ लायबिलिटी लिखकर एक 108.75 लिख दो। तो इसमें कितने टाइम लगेगा 15 माइनस करके लिखने में, लेकिन ज्यादातर ना जो आंसर आता है ना, ज्यादातर वो आई कैप इसको ज्यादा प्रेफर करता है। तो 108 में से 15 माइनस किया, 15, ये लिखा 108 ही है। अब अगले साल 15 और इसमें से माइनस करो, 78 पॉइंट, फिर 15 अलग करके लिखेंगे और बाकी इसमें से 15 माइनस करना था, तो टोटल कितना 93 पॉइंट। तो यहां पर कितना बचा 78.7। डन, ये हमारा प्लान वाला काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आगे चले, लास्ट देखें, ये था IS 20। अगर आई कैप की शरारतें चेक करो, ये था IS 20, ये था IS 16 और ये है IS 40। और बच्चे कहते हैं सवाल आया था IS 16 का, इसको क्या समझते हैं कि IS 16 का सवाल आया था पेपर कि जी 16 नंबर का या 18 नंबर। ये IS 16 का नहीं होता, IS 16 का तो सिर्फ एक ही पार्ट होता है बस। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि IS 16 का कंप्लीट सवाल आ जाए, और जब कंप्लीट आता है तो वो ठीक ही होता है, क्योंकि फिर हम IS 16 का समझ रहे होते हैं। जब भी ये मिक्स क्वेश्चन आता है ना तो तब परेशानी बनती है, लेकिन अब वो भी हमने उसको खत्म कर दी परेशानी। कैसे कि हमने उसको करते ही किस तरह से है, अलग अलग करके। अब आए जरा, a warehouse was given on rent on 1st January 18 previously in use। ट्रांसफर का केस आ गया, और आ भी क्या रहा है पिछले साल 1 जनवरी 2000, यानी हमारे तो शुरू से ही आया तो था, क्या था ये 640 ही था। जनवरी के अंदर कहता है कैरिंग अमाउंट एंड रिमेनिंग लाइफ इज 18। कहता है 1118 को कैरिंग अमाउंट थी 80 मिलियन की, और 16 मिलियन से था उसका लाइफ रिमेनिंग पड़ी थी, और फेयर वैल्यू थी उस दिन 104, 96
और 115। जनवरी में जब ये हमारे पास एसेट आया था, सबसे पहले हमने एंट्री पास करनी थी IAS 16 के हिसाब से। पहले एंट्री पास करनी थी डेप्रिसिएशन की, वो नहीं करेंगे। मतलब क्यों? 1118 को ही तो ट्रांसफर हो रहा है, साल के शुरू में ही तो ट्रांसफर हो रहा है, तो 2018 में डेप्रिसिएशन तो आएगी नहीं। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं अगर कोई फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में या जून के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये तो 1 जनवरी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बात समझ लगी? एलिमिनेशन की एंट्री पास करते अगर होती तो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बता ही नहीं हुई, तो हम डायरेक्ट फिर ट्रांसफर की एंट्री पास करते हैं। एक एंट्री पास होनी थी हमारी पीपीई डेबिट, पीपी का नाम क्या है, पीपीई लिख लेते हैं। ओसीआई या रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 80 से 104। ये बात समझ लगी? एलिमिनेशन के बाद हम एक एंट्री पास करते होते हैं रीवैल्यूएशन की, ये एंट्री पास की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 100। अब ये किसके हवाले हो गया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब बस फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो गेन, कम होगी तो, अब सवाल ये हमारा हो गया। अब अगर आपने करना भी है तो कर लेते हैं। अब दिसंबर 2018 में कितने का हो गया? 96। बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? एसओपीएल डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से? अगले साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट कितने से? खत्म होगी बात। अब इन्हीं में इनकम, एक्सपेंस सब कुछ देखकर अलग अलग कर देते। चलें जी, सबसे पहले तो आए एसओपीएल में जाते हैं। एसओपीएल के अंदर एक है फेयर वैल्यू लॉस, एक है फेयर वैल्यू गेन। दोनों सालों के अंदर ये आपकी एंट्रीज पड़ी हैं, दोनों सालों की। 1, 2, 3, 4, इन चारों में एसओपीएल देख लें बस। मुझे बताएं पहली और दूसरी एंट्री में कहीं एसओपीएल नजर आ रहा है? तो जब एंट्री में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इस एंट्री में नहीं है। फिर यहां पर एसओपीएल डेबिट हो रहा है तो लॉस, यहां पर क्रेडिट हो रहा है तो गेन या इनकम। तो आए जरा एसओपीएल यहां पर लिख देता हूं फेयर वैल्यू लॉस। 18 में लॉस है ना, फेयर वैल्यू लॉस कितना? 8 से। फेयर वैल्यू गेन कितने से? 19 से। इन सब को लिख देते हैं ब्रैकेट में। नेट करके तो नहीं लिखा, पिछले का 8 है, अगले का 19 है, तो 8 का एज 8 लिखा। और इसमें IAS 40 के अंदर नहीं ऐसा करना। क्या इसमें कोई OCI की एलिमेंट था? 24। किस साल था? 18 में, 19 में? 18 में। और ये फॉर द ईयर लिखते होते हैं, ये इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। एसओपीएल के अंदर और OCI के अंदर फॉर द ईयर आता है, और एसओएफपी के अंदर कैरी डाउन भी चलते हैं आगे। अब ये भी हो गया हमारा। यहां पर आ जाएं, यहां पर मैं किसकी हेडिंग दूंगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। और है कौन सा? हाँ जी, 2018 में उसकी क्या वैल्यू थी? 90। और फिर 11। आपको पता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी फेयर वैल्यू पे आ जाती है, ठीक है। मुझे बताएं कोई लायबिलिटी वगैरह इसमें केस में क्रिएट हुई हो? एक चीज है, इक्विटी के अंदर सरप्लस भी तो आना है ना। ये वाला सरप्लस किसका था? व्हीकल का। और ये वाला सरप्लस किसका आ रहा है? 24 का पिछले साल और 24 का ही क्यों भला अगले साल? ये पिछले साल का कैरी डाउन होगा तो फिर अगले साल फिर आएगा। आपने कैसा रियलाइज भी तो होना था, वो 40 में चला गया ना। लेकिन आई क्या आपने पुराने सवाल के अंदर रियलाइज किया हुआ है, लेकिन बुक के अंदर रियलाइज नहीं किया हुआ। ये अगर पीपी के अंदर रहता तो ये रियलाइज होकर माइनस होकर आ रहा होता हर साल।
अब जो पिछले साल का अगर मैं बताऊं कि आपका सरप्लस का लेजर बना होगा, आपका पिछले साल का कैरी डाउन आ रहा होगा 24 का, फिर अगले साल का ब्रॉड ऑन 24, फिर कैरी डाउन 24, तो ये जब तक खत्म नहीं होगा, ये तब तक आपका जैसे एसेट पड़ा होता है ये भी पड़ा ही रहता है। सवाल ही खत्म हो गया। 78.75, तो ये आप अलग अलग करके देख ले एक दफा इसका वर्किंग। ये है जनाब एसओपीएल, एसओपीएल अपना मैच कर ले, कोई चीज रह गई तो बता दें। सवाल जितना बड़ा मर्जी हो, बहुत आसान होता है। एसओपीएल के बाद ये छोटा सा ओसीआई है, ये नहीं दोबारा बताना। हाँ जी, डिस्क्लोजर नहीं, अभी 23 के बाद होंगे, 23 करनी है। और ये एसओएफटी क्या एक्सेप्ट हो जाएंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, चलो इसके बारे में बता देता हूं। पहले ना मैं, नोट हो गया सबका, या नोट करना भी आता है? चलो जी, पहले लायबिलिटी वाले देखें जरा, जिसने लायबिलिटी वाला सवाल पूछा है। देखिए आपके पास टोटल कितनी लायबिलिटी थी? 120। ऐसा था, उस साल 11.25 रियलाइज हो गया, डेबिट हो गई। डेबिट होने का मतलब है प्लस हुई या माइनस? माइनस 11.25। बाकी कितनी बच गई? 108 पॉइंट, और ये मैंने लिखा हुआ है 108 ये अमाउंट है। बट मैंने इसको ना दो हिस्सों में कन्वर्ट करके लिखा। मतलब क्यों? हमें पता है जिसकी लाइफ 12 महीने होना वो करंट लायबिलिटी में जाता है। अब इस 108 में अगले साल हमने फिर 15 मिलियन इनकम में लिख देना है। इस 108 में अगले साल फिर रियलाइज होना है ना, कितना रियलाइज होना है अगले साल? 15 मिलियन। तो 15 मिलियन कहां लिखेंगे? इनकम के अंदर। वो कहता है फिर इस 108 के अंदर ना 15 मिलियन लिखो करंट लायबिलिटी के अंदर, बाकी लिखो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। तो लिखा 108 ही हुआ है, बट करंट और नॉन करंट, तो कितना अलग किया? सिर्फ अगले साल की इनकम। डन। अब अगले साल ये वाला जो 15 है ये तो चला जाएगा इनकम के अंदर, बाकी आपकी लायबिलिटी कितनी बच जाएगी? 93.75। अब 93.75 में से 15 मिलियन फिर अगले साल इनकम में, तो जो अगले साल इनकम में है वो आपने अलग कर दिया, और इसमें से 15 माइनस करके यहां। इसी तरह हर साल 15 मिलियन करंट लायबिलिटी में चलता जाएगा, और जो करंट लायबिलिटी वाला हो जाएगा वो साल इनकम में चला जाता है। ठीक होगी बात? अच्छा, आपका सवाल, आपने कहा कि सर 24 को आपने ओसीआई में तो एक दफा लिखा है और यहां पर अब 2 दफा लिखा है। देखिए आपके पास जब सरप्लस आया था तो आपने एंट्री पास की थी पीपीई डेबिट, ओसीआई क्रेडिट 24 से, राइट? ये एंट्री पास किया आपने फॉर द ईयर। ये पीपी चला गया एसेट के अंदर, ये ओसीआई चला गया ओसीआई के अंदर भी और इक्विटी के अंदर। अगले साल कोई सरप्लस आया, ओसीआई तो फॉर द ईयर होता है, अगले साल तो कोई सरप्लस आया ही नहीं। लेकिन क्या आपका कुछ सरप्लस पड़ा हुआ है? पहले वो जो पड़ा हुआ सरप्लस है वो बैलेंस, एसओएफटी के अंदर बैलेंस चलते रहते हैं। जितना बैलेंस जब तक खत्म नहीं, या तो ये डेबिट ना हो जाए या ये खत्म ना हो जाए, तब तक ये पड़ा रहेगा। अगर आएगा, ज्यादा आएगा तो ऐड करके लिखेंगे। सिर्फ फॉर द ईयर एसओपीएल और ओसीआई फॉर द ईयर बैलेंस आते हैं, और यहां पर क्या आते हैं? बैलेंस। चलिए जनाब, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।